हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन पढ़ रहे थे और इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, इसके क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो अपना जो प्रीवियस चैप्टर था यानी चैप्टर नंबर 2 था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना था, कैसे इनेक्ट हुआ था और कैसे उसका इन्फोर्समेंट हुआ था। हमने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और सेम डे पर यानी 26 नवंबर 1949 को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी प्रोविज़न्स जो थे वो इन्फोर्स हो चुके थे। जैसे कि कौन कौन से प्रोविज़न्स थे जो हमने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 को ही इन्फोर्स हो गए थे। वो थे सिटीजनशिप, इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस और जो प्रोविजंस रिलेटेड थे प्रोविजनल पार्लियामेंट से, और जो कि टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे और शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड, वो ये सब प्रोविजंस जो थे वो 26 नवंबर 1949 से ही इन्फोर्स हो गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन जो बाकी बचे हुए प्रोविजंस थे या कि जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स थे या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट था वो 26 जनवरी 1950, जिसे कि हम ईच ईयर एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन से इनेक्ट किए गए थे बाकी मेजर प्रोविजंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका इन्फोर्समेंट कम्प्लीटली स्टार्ट हो गया था 26 जनवरी 1950 से। तो अब हम जो ये थर्ड चैप्टर है इसमें हमने पढ़ना है कि जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी मेन विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखते हैं इसमें। The Indian Constitution is unique in its contents and spirit, though borrowed from almost every constitution of the world. इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है, वो सबसे अलग है अपने कंटेंट्स में, यानी जो इसके एलिमेंट्स थे अपने तत्वों में और अपनी स्पिरिट में यानी अपनी मौलिक संरचना में। ठीक है, अपने मौलिक रूप में। तो ये कहा गया है कि दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वर्ल्ड के अलग अलग देशों से यानी ईच एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हालांकि इसको उधार लिया गया है। बोरोड मीन्स होता है उधार लेना, मतलब वहाँ से इसको लिया गया है। ऑलमोस्ट एवरी मतलब देखा जाए तो लगभग प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ न कुछ प्रोविजंस जो हैं वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सेवरल सैलिएंट फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अदर कंट्रीज़। यहाँ पे कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके जो बहुत सारे ऐसे अपने फीचर्स हैं, जो सैलिएंट फीचर्स हैं, वो इसे जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट बनाती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले तो ये कहा कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को एक तो वर्ल्ड की लगभग सभी कंट्रीज़ से उधार लिया गया है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा इसमें जो कंटेंट है वो वर्ल्ड की जो भी कंट्री है उस हर किसी कंट्री के लगभग हर किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उसे कुछ न कुछ वहाँ से कुछ न कुछ पार्ट लिया गया है। लेकिन और दूसरी चीज़ यही कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये क्या है, मूल रूप से क्या है,
है अलग है सबसे, और इसका कंटेंट और इसका स्पिरिट क्या है, सबसे यूनिक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जब वर्ल्ड की जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ थी, हालांकि उन्होंने वहाँ से डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स को लिया था, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस को लिया था जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए ठीक रहे, बट उन्होंने सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस को लिया था जो कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर और इंडियन पॉलिटिकल जितना भी हमारा यहाँ का स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो इससे मेल खाते हो, मतलब वो इसकी तरह अगर हमारी इंडिया से अगर उसको इन्होंने उस रूप में ढाला था कि वो इंडिया के अकॉर्डिंग इन्होंने उसको उसमें चेंज कर लिया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने डायरेक्टली किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लिया और उसे कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं किया गया था। बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते भी हैं कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है वर्ल्ड की जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस की रैंसैकिंग करने के बाद, मींस उनकी छानबीन करने के बाद हमने अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी सोशल हमारा स्ट्रक्चर है, इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे देश के सिटीजन हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके लिए जो भी प्रोविज़न सुटेबल रहेंगे, उनकी सुटेबिलिटी, उनकी इनैक्टमेंट और उनके इन्फोर्समेंट को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस को इंक्लूड किया था। ठीक है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि इसको बोरो किया गया है अदर डिफरेंट वर्ल्ड की कंट्रीज से, लेकिन तब भी यह अपने स्पिरिट में यूनिक है और अपने कंटेंट में यूनिक है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसको चेंज किया गया इंडिया की जो भी कंडीशंस थी, इंडिया के लोगों की जो भी सिचुएशन थी, उसको देखते हुए इसमें चेंजेस लाए गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। It should be noted at the outset that a number of original features of the Constitution as adopted in 1949। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसा कि हमने कहा है कि नंबर ऑफ़ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो काफ़ी ओरिजिनल फीचर्स थे वो तो क्या हुआ थे कि जो 26 नवंबर 1949 था, उसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्ट हो गए थे, इन्फोर्स हो गए थे। इन्होंने कहा कि हैव अंडरगोन ए सब्सटेंशियल चेंज ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट्स। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे जो फ्रेमर थे, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी सहूलियत दी थी, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चाहें तो बाद में कुछ चेंजेस समय के साथ साथ, यानी टाइम के बदलने के साथ साथ कंडीशंस को देखते हुए कर सकते हैं। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। जैसे सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया 1951 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 का, उसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा 42nd अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस लाए गए थे और लार्ज नंबर में काफ़ी चेंजेस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम्स में कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है? कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1946 को। ठीक है, उसके बाद जो फिर आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर 101st अमेंडमेंट। देखिए
स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक टोटल कितने अमेंडमेंट्स हो गए हैं। ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है हमारा 104th अमेंडमेंट एक्ट है। अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली इसे सुनकर ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं ये कह रही थी कि जो हमारा जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये जो लाया गया 25 जनवरी 2020 को। ठीक है, और इसमें क्या प्रोविज़न था, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे। ये जो अमेंडमेंट था इसमें ये कहा गया था कि जो एससी और एसटी है उसका हमारी लोकसभा में और जो स्टेट असेंबलीज़ हैं उसमें जो रिज़र्वेशन है, सीट्स का रिज़र्वेशन है, उसको 10 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये था हमारा लेटेस्ट, यानी अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये था हमारा लेटेस्ट। ठीक है, यानी जो अभी हुआ है ये इनैक्ट हुआ था, इन्फोर्स हुआ था 25 जनवरी 2020 को। इसमें ये कहा गया कि जो SC STs की सीट्स होती हैं, जो रिज़र्व्ड सीट्स होती हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में, पहले ये था कि 70 ईयर्स के लिए क्या होगा, उनको रिज़र्व किया जाएगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया 25 जनवरी 2020, इसमें ये कह दिया गया कि इसको 10 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, यानी 70 ईयर्स से क्या कर दिया गया, 80 ईयर्स कर दिया गया। ये क्या था हमारा 104th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये क्या है, लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है। यानी अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पूछा जाए कि टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो कितने हो चुके हैं, 104th हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ओर। तो जो है उससे पहले, जैसे ये तो 104th नंबर का था, तो उससे पहले क्या आया होगा, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो वो क्या था, उसमें ये था कि जो हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब आया, ये आया 12 जनवरी 2019 को। इसमें ये कहा गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो जनरल कैटेगरी की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको क्या होगा, एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और 2-3 और देख लेते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। 103rd भी हमने पढ़ लिया, यानी उससे पहले कौन सा था, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो चलिए इसको करते हैं। तो जो ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो आया था 11 अगस्त 2018 को। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, NCBC है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। ठीक है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि आया था, जिसका प्रोविज़न आया था 11 अगस्त 2018 को। ठीक, तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उससे पहले क्या आया होगा, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको देख लेते हैं कि ये क्या था। जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो 1 जुलाई 2017 को आया था, और इसमें जो GST है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या किया गया था, जो GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से GST हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था, इम्प्लीमेंट किया गया, तब से उसे इन्फोर्स किया गया। कब से, 1 जुलाई 2017 से। तो 101st से पहले क्या आया होगा, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया होगा। ठीक है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स किए
किए जा रहे हैं, क्या क्या संशोधन किए जा रहे हैं, उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके लिए जो एक्ट लाए जाते हैं या जो संशोधन किया जाता है तो ये जो 100th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें क्या कहा गया था कि जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो इसमें किया गया था। और जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आया था 1 अगस्त 2015 को। और इसमें क्या हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद उससे पहले क्या आया होगा, 100th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उससे पहले क्या आया होगा, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि जो 99th का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है। जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 13 अप्रैल 2015 से इन्फोर्स हुआ था। और उसमें क्या हुआ था कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो थी, एनजेक थी, यानी ये जुडिशियरी से रिलेटेड है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ये जुडिशियरी में जो भी जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी कि अब जो जजेस की नियुक्ति की जाएगी वो एनजेक से की जाएगी। एनजेक मीन्स है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक ऐसी बॉडी बना दी गई थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये जो है ये अबॉलिश कर दी गई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है 16 अक्टूबर 2015 को इसको अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, एक बार हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इम्पोर्टेंट अभी तक के, ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं वो हमने इम्पॉर्टेंट हमने एक बार रिवाइज कर लिए हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 104th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कब आया था, वो आया था 25 जनवरी 2020 को। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया कि जो लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज़ हैं वहाँ पर जो SC/ST की जो सीट्स रिजर्व्ड हैं उनको 10 साल के लिए एक्स्ट्रा और इंक्रीज़ कर दिया जाता है। और स्टूडेंट्स, जो ये 104th अमेंडमेंट एक्ट है इसमें एक और प्रोविज़न था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया था कि जो अभी तक जो हमारी लोकसभा थी, जो हमारी स्टेट असेंबलीज थी, तो वहाँ पे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी उसके लिए भी रिज़र्व सीट हुआ करती थी। मीन्स जो लोकसभा है वहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीट्स रिज़र्व्ड होती थी और जो स्टेट असेंबलीज़ हैं वहाँ पर 1 सीट रिज़र्व होती थी। लेकिन जो ये 104th अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो रिज़र्व्ड सीट्स थी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में, उसे इस प्रोविज़न को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, यानी अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो है वो कोई भी रिज़र्व्ड सीट्स नहीं है। ठीक है, ये था हमारा 104th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एक तो हमने क्या किया, SC/ST के रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया, 10 ईयर्स और कर दिया, जो कि पहले 70 ईयर्स था अब उसको 80 ईयर्स कर दिया। और दूसरा क्या किया, जो एंग्लो इंडियंस थी उसकी जो रिजर्व्ड सीट थी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में, हमने उसको क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। इस प्रोविज़न को ही हटा दिया कि एंग्लो इंडियंस के लिए भी कोई रिजर्वेशन होगा। ठीक है, उसके बाद 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो ये इन्फोर्स हुआ ये कब आया था, 12 जनवरी 2019 को आया था। और जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या किया गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जनरल कैटेगरी में, उसको 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का प्रोविज़न दिया गया कि जो भी फाइनेंशियली वीकर होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगा किसमें, केवल जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अदर कैटेगरीज में नहीं, जनरल कैटेगरी में तो उनको 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा।
उसके बाद हमने पढ़ा था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया? 11 अगस्त 2018 को आया, जिसमें ये कहा गया कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो एक अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो वो जो आया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया हमारा 1 जुलाई 2017 को, जिसमें कि हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में इनैक्ट हो गया, अप्लाई हो गया फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। हाँ, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1 अगस्त 2015 को आया था। उसमें जो ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, उसके बाद 99th, ठीक है, 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजैक को बनाया गया था। मैंने कहा जुडिशरी में जो है जजों की नियुक्ति, जजों का अपॉइंटमेंट करने के लिए, उनकी नियुक्ति करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजैक से कहा गया। ठीक है, जो कि बनाई गई 13 अप्रैल 2015 को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो बॉडी है एनजैक जो हमने बनाई थी, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16 अक्टूबर 2015 को इस बॉडी को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी अभी तक के हमने जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने इनको स्टडी कर लिया है। इसके बाद हम जो है बाकी का चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे आगे। इस लेक्चर में हमने देखा कि इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेटेस्ट तक कितने थे, और जो हमारा मैंने ये बताया कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें तो काफ़ी चेंजेस किए गए थे, काफ़ी प्रोविजंस में चेंजेस किए गए थे। इसीलिए जो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, और तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके जो सैलिएंट फीचर है इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।